नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जो लोग एसएससी सीपीओ में एसआई भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं दोस्तों। इस चैनल पर आपको एसआई भर्ती 2024 से संबंधित कंप्लीट मॉडल पेपर वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। उस वीडियो की पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हमारा मॉडल पेपर दूसरा है दोस्तों। ठीक है, आज हमारा मॉडल पेपर दूसरा है दोस्तों। एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया दोस्तों। आप वैकेंसी चालू हो चुकी है दोस्तों। अभी से आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आप लोग मुझसे डेली 8 PM पर जुड़िए दोस्तों। डेली 8 PM पर आपकी क्लास लगेगी एसआई भर्ती की। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हर एक क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में, मेघालय में, यायोसांग या फिर आंध्र प्रदेश? कमेंट करिए दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन होगा? सभी बच्चे कमेंट करेंगे दोस्तों। ये यायोसांग दे रखा है ना, यहां पे उत्सव दे रखा है, यहां पे मणिपुर का है ये। ठीक है, यहां पर ये मणिपुर का है। ये क्या है? मणिपुर राज्य का है। ठीक है, ये मणिपुर का है दोस्तों, यायोसांग उत्सव दोस्तों। ठीक है, आंध्र प्रदेश का तो सभी बच्चे जानते हैं दोस्तों, कोणार्क महोत्सव है ना, कोणार्क महोत्सव। कोणार्क महोत्सव ध्यान रखेंगे, कोणार्क महोत्सव सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। कोणार्क महोत्सव आंध्र प्रदेश का। फ्लेमिंगो त्योहार ध्यान रखेंगे, है ना। और दोस्तों अगर आप मेघालय की बात कर लें तो मेघालय में और आप ध्यान रखेंगे स्ट्रॉबेरी उत्सव। स्ट्रॉबेरी उत्सव, स्ट्रॉबेरी उत्सव ध्यान रखेंगे। स्ट्रॉबेरी उत्सव मेघालय में आप ध्यान रखेंगे। स्ट्रॉबेरी उत्सव दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो ये दोस्तों हार्नबिल उत्सव किसका है? नागालैंड का है। और किसका भाई? त्रिपुरा का भी है, साथ में ध्यान रखेंगे। और किसका है? त्रिपुरा का भी है। नागालैंड प्लस त्रिपुरा, इन दोनों में ये उत्सव मनाया जाता है। तो इस क्लास में जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो ऑप्शन दे रखा है उसका सही जवाब ए ऑप्शन जाएगा। सभी ने ए ऑप्शन को ही ठीक किया है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इंपॉर्टेंट क्लास है, अंत तक जरूर वॉच करिएगा। अगर आप लोग ऐसे ही भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हो ना दोस्तों तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बस आप लोग डेली बेसिस पर मुझे 8 PM पर जुड़िए। जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूं पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सभी सिलेबस आपके जो भी एसआई भर्ती से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसका पूरा का पूरा रिवीजन इसी चैनल पर मिलेगा आपको। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल निम्न में से किसकी पुस्तक है? कमेंट करिए। बंदी, ये भी दोस्तों यहां पे पुस्तक का नाम बता दिया है। ये बंदी जीवन किसकी पुस्तक है? कमेंट करिए। किसी को पता है? ये बंदी जीवन सचिंद्र साचाल की पुस्तक है दोस्तों। किसकी है? सचिंद्र साचाल की। सचिंद्र साचाल की पुस्तक है। ठीक है, बताइए दोस्तों ये किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की, जवाहरलाल नेहरू की या राजेंद्र प्रसाद की? क्या राइट ऑप्शन रहेगा? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? ये सुभाष चंद्र बोस की है दोस्तों। किसकी है भाई? सुभाष चंद्र बोस की है भाई। ठीक है, वहीं अगर आप जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है भारत एक खोज। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? भारत एक खोज। भारत एक खोज। दिल्ली पुलिस में ऐसा ही भर्ती में दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक क्या है? इंडिया डिवाइडेड। इनकी पुस्तक क्या है भाई? इंडिया डिवाइडेड। हम थोड़ा इंग्लिश में ही लिख देते हैं इसको भी, क्योंकि इंडिया डिवाइडेड, INDIA, इंडिया डिवाइडेड, DIVIDED, इंडिया डिवाइडेड, ये इनकी पुस्तक है। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक क्या है? इंडिया डिवाइडेड। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक क्या है? भारत एक खोज। और सचिन चंद्र साचाल की पुस्तक क्या है? बंदी जीवन। और सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक क्या है? द इंडियन स्ट्रगल। यानी कि ऑप्शन भी आपके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों तो एक बार इस क्लास को सभी स्टूडेंट लाइक कर देंगे। सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए। आप भी पढ़िए और जितना हो सके इस मॉडल पेपर को शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ। आज ये दूसरा मॉडल पेपर है। जिसने पहला मॉडल पेपर नहीं देखा है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से देख लीजिए। हर एक मॉडल पेपर की आपको पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा में, बिहार में, असम में या गुजरात में? क्या राइट ऑप्शन रहेगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं।
भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्या राइट ऑप्शन रहेगा? तो आप सभी बच्चे टिक करेंगे, गोवा में स्थित है दोस्तों। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोवा में। बिहार में बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां पर हो जाएगा बिहार में आपके वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में। असम में आपको देखो, एक तो मानस, काजीरंगा और देंग पटकई, ये 3 अभियान आपको ध्यान में रखें राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें मानस, मैं तीनों साथ में लिख देता हूं ना, मानस ध्यान रखेंगे, मानस के बाद काजीरंगा और देंग पटकई। बहुत बार पूछे जाते हैं ये देंग पटकई वाला, देंग पटकई, ठीक है। आगे स्पेस नहीं है तो आप समझ लीजिए देंग पटकई, यहां पे पट लिख देता हूं, ठीक है, देंग पटकई। गुजरात में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखेंगे, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, और ज्यादातर आपको दोस्तों असम के राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। असम के ध्यान रखेंगे 3 मोस्ट इंपोर्टेंट, मानस, काजीरंगा और देंग पटकई, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्लास चलेगी, आपके अंत तक बने रहिएगा क्लास में, ठीक है, सभी मित्र बने रहिएगा, और सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि किसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो आपका अच्छा खासा रिवीजन चलेगा दोस्तों। डेली 8 PM पर मुझसे जुड़िए, अगर आप लोग ऐसा कर लेते हैं आपका सिलेक्शन पक्का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? कमेंट करिए। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 75। क्या राइट ऑप्शन होगा? कमेंट करके बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? क्या राइट ऑप्शन होगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। तो सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं 63, अनुच्छेद 63, हाँ सही है, अनुच्छेद 63 और 73 के बीच में बताया गया है ना, 63 और 73 के बीच में बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, सभी ए ऑप्शन को लॉक करें। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस शासक ने तुर्क ए चेलगानी का गठन किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 सरदारों का गठन, मतलब तुर्क ए चेलगानी का मतलब 40 सरदारों का गठन। शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन या गयासुद्दीन बलबन? कमेंट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों इसका? तुर्क ए चेलगानी का गठन किया है शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जिसको गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है दोस्तों। शमशुद्दीन इल्तुतमिश को दोस्तों गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐबक का गुलाम था और ऐबक मोहम्मद गजनवी का गुलाम था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलवाई दोस्तों, इक्ता प्रथा भी इसी ने चलाई, इक्ता प्रथा का जनक, इक्ता प्रथा भी इसी ने चलवाई, इक्ता प्रथा का जनक, ठीक है। और दोस्तों और ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश के बारे में, और इल्तुतमिश ने दोस्तों आगरा में न्याय का घंटा लगवाया है ना, आगरा में न्याय का घंटा लगवाया, आगरा में न्याय का घंटा लगवाया, न्याय का घंटा लगवाया। अगर न्याय की जंजीर पूछे तो वो जहांगीर ने लगवाई, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना हो दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप लोग टिक करेंगे शमशुद्दीन इल्तुतमिश दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब आप सभी के सामने इल्तुतमिश है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लुप्त संख्या को आपको पहचाना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है रीजनिंग का। कमेंट करिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहेंगे दोस्तों सभी बच्चे, और कमेंट करते रहेंगे, और जितना हो सके इस क्लास को शेयर करिए, आप भी पढ़िए और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए इस क्लास को सभी जगह, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल है वहां शेयर करिए इस क्लास को अपने सभी मित्रों के साथ। आज ये दूसरा मॉडल पेपर है आपका, ठीक है। पहला मॉडल पेपर जिसने नहीं देखा है वो जल्दी से देखे भाई, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, देखिए 9 से 17 हुआ, 17 से 33 हुआ, तो अगला नंबर क्या होगा? तो देखिए 9 से 17 हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 9 गुणा 2 माइनस 1 करिए,
9 गुणा 2 होता 18, 18 में से -1 करेंगे तो 17, बिल्कुल बन गया, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। 17 का देखिए, 17 गुणा 2 -1 करिए, 17 दूनी 34, 34 से -1 करेंगे 33, बिल्कुल बन रहा है। चलिए 33 का भी ऐसे ही करिए, तो 33 का कैसे करेंगे, 33 गुणा 2 -1, 33 गुणा 2 होता है 66, और 66 में से 1 माइनस करेंगे, जवाब निकल कर आएगा 65। तो किस ऑप्शन में 65 दिख रहा है भाई, 65 एक ऑप्शन में दिख रहा है, वो ए ऑप्शन है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चों ने कर लिया होगा बिना किसी रुकावट के। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करें क्लास को, अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करें कि भाई समझ में नहीं आया, हम कमेंट कर देंगे, रिप्लाई कर देंगे आपका, बस आप लोग रेस्पॉन्स किया करें दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, माई लाइफ माई म्यूजिक निम्न में से किसकी आत्मकथा है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके, जल्दी से बताएं। माय लाइफ माय म्यूजिक किसकी आत्मकथा भाई? ये है भाई पंडित रविशंकर की आत्मकथा है दोस्तों, पंडित रविशंकर। बहुत सारा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता दे, तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेंगे अगर पंडित रविशंकर से कुछ पूछा तो। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, इन्हें 5 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला, 5 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला है, ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, 5 बार इन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला है, और रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है, मैग्सेसे। इनको दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है, कब मिला है तो आप ध्यान रखेंगे 1992 में मिला है। कब मिला भाई? 1992 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। और ध्यान रख सकते हैं आप लोग, इन्हें दोस्तों भारत रत्न भी मिला है, इन्हें दोस्तों क्या मिला है? भारत रत्न, भारत रत्न भी मिला हुआ है नहीं। ठीक है, इन्हें भारत रत्न मिला है, कब मिला तो आप ध्यान रखेंगे 1999, यानी कि 1999 में, 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला है। और दोस्तों ये प्रसिद्ध सितार वादक हैं, कौन से हैं भाई? सितार वादक हैं, प्रसिद्ध सितार वादक हैं। और एक और ध्यान रख सकते हैं, इन्हें दोस्तों पद्म भूषण प्लस पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, इनको दोनों ये मिले अवार्ड, पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। यहां पर मैं लिख देता हूं साथ में ही, पद्म भूषण और विभूषण दोनों ही मिले। अब अगर पंडित रविशंकर से आपको एक भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इनसे स्क्रीनशॉट लेने दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग ए ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ भी इंपॉर्टेंट है, आपको हर मॉडल पेपर की पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप लोगों को। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया था? पांडव शासकों ने, चोल शासकों ने, मौर्य शासकों ने या चालुक्य शासकों ने? कमेंट करके बताइए सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस शासकों के द्वारा करवाया गया था? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो ये करवाया गया था पांडवों शासकों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, पांड्या शासकों के द्वारा ये मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए ही इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो मीनाक्षी मंदिर है वो भारत के किस राज्य में है? आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोग कमेंट करेंगे सर जी क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब ये है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी, बेसबॉल, बास्केटबॉल या क्रिकेट? कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिए जल्दी से। क्या राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट्स। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है भाई? जल्दी से बताएं। इसका संबंध हॉकी से है। और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है 11वां, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ध्यान से देखना है और किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। देखिए आप लोग अगर मुझसे
डेली 8 PM पर जुड़ते हैं, देखिए हमारा टाइमिंग क्या रहता है, डेली 8 PM, ठीक है। क्लास का टाइमिंग क्या रहता है, डेली 8 PM। अगर आप लोग मुझसे डेली 8 PM पर जुड़ते हैं और कंसिस्टेंसी से कंटिन्यू पढ़ते हैं तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये मेरा चैलेंज है, आपको 100% बोल रहा हूँ, आपका सिलेक्शन पक्का होगा अगर आप लोग डेली 8 PM पर जुड़ते हैं, मुझसे पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूं उस प्रकार से पढ़िए, आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं मॉडल पेपर में से देखने को मिलेंगे एग्जाम में हूबहू, ठीक है। तो आप लोग मुझसे जुड़िए। जो लोग नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो सबसे पहले यूट्यूब आपको ही नोटिफिकेशन भेजे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बातें हो गई हैं, अब चलो इस प्रश्न का जवाब दे देते अपन, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने कर ली हैं, चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई लगा दीजिए दोस्तों, IMP लगा दीजिए, IMP, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट करके बताएं 1946 में, 1945 में, 1947 में या 1948 में, क्या राइट ऑप्शन रहेगा? सभी बच्चे बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो मैं आपको बता देता हूं कौन से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले इसका गठन हुआ था, इस सब पहली बैठक हुई थी, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी दोस्तों। जब बैठक हुई थी तो वहां के अध्यक्ष कौन थे? तो आप अध्यक्ष ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष का नाम ध्यान रखेंगे। तो अध्यक्ष का नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम है? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसकी बैठक कहां हुई थी? तो केंद्रीय भवन दिल्ली में हुई थी। कहां पर हुई थी भाई? केंद्रीय भवन दिल्ली में। केंद्रीय भवन कहां पर है? ये दिल्ली में है भाई, दिल्ली में केंद्रीय भवन दिल्ली। कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य देख ले, कुल सदस्य 208 थे भाई। कितने थे? कुल सदस्य देखने को थे यहाँ पे 208, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, श्योरिटी है, गारंटी है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या जवाब होगा? 9 दिसंबर 1946, यानी कि पहला ही ऑप्शन, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन बिना देरी करे हुए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि रावी नदी का उद्गम किस दर्रे से होता? बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। शिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ालचा दर्रा, बुर्जिला दर्रा। कमेंट करके बताएं, सभी बच्चे बताएंगे क्या राइट ऑप्शन रहेगा। रावी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है ना। ये एक सिंधु की सहायक नदी है। और कौन से दाएं हाथ की है ना, राइट हैंड की, दाएं हाथ की है दोस्तों, ये है ना, दाएं हाथ की सहायक नदी है भाई सिंधु की। बताइए दोस्तों किस दर्रे से होता है? तो इसका जवाब होगा रोहतांग दर्रे से, ठीक है। तो रावी नदी का उद्गम किस दर्रे से होता है भाई? रावी नदी का उद्गम आपके होता है रोहतांग दर्रे से दोस्तों। आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बाड़ालचा दर्रे से किस नदी का उद्गम होता है? चिनाब नदी, जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, चिनाब नदी। ये जो सतलज, झेलम, रावी, व्यास, ये सभी के सभी अपना जल चिनाब नदी में लेके आते हैं दोस्तों, ठीक है। ये रावी नदी है ना, रावी नदी आपके ध्यान रखें तो ये जम्मू कश्मीर, पंजाब और पाकिस्तान में होती हुई दोस्तों आपके चिनाब नदी में मिल जाती है। और चिनाब नदी आपके पाकिस्तान के एक मिठानकोट में मिलती है सिंधु नदी से दोस्तों, ठीक है। वहां से ये अपना जल नीचे अरब सागर में ले जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग बी ऑप्शन को टिक करेंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। और जो शिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और ये बाड़ालचा दर्रा, ये सभी के सभी आपके हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं भाई, हिमाचल प्रदेश के। और ये बुर्जिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर का है दोस्तों, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक करें और अपने सभी मित्रों में एक बार इस क्लास को शेयर करके आ जाएं। सभी जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो एक बार शेयर करके आ जाए क्लास को। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर दे रखा 162 रुपए। तो मूलधन ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कमेंट करें अगर जिनको इस प्रश्न का जवाब आता है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे जो लोग दोस्तों आप लोग ऐसा ही भर्ती मतलब कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी तो कर ही रहे हैं दोस्तों। साथ साथ में आप जो भी सीपीयू में जो भी और भी वैकेंसीज इंक्लूड है, जैसे सीजीएल हो गई,
CHSL हो गई, है ना, और जो भी आपके MTS हो गए, इनकी तैयारी भी आप मेरे चैनल से ही करिए दोस्तों। आपको इस चैनल पर सभी प्रकार का कंटेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो दोस्तों, जीके जीएस सभी में सेम रहती है, रीजनिंग सभी में सेम रहती है, मैथ देखने को सभी में सेम मिलती है, तो क्लास इंपोर्टेंट रहती है आपके लिए, ठीक है। तो ये क्लासेस आपके लिए उन एग्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए कमेंट करिए इस प्रश्न का जवाब। तो देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सभी को पता भाई 2 साल का CI और SI का अंतर क्या होता है भाई, 2 साल का कैसे निकालते हैं। तो भाई ध्यान रखिए, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन गुणा दर का वर्ग यानी दर का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए इसको। तो देखिए यहां पर CA/SI कितना दे रखा, मतलब इनके बीच का अंतर कितना दे रखा, 162। बिल्कुल सही बात है गुरुजी, बराबर करिए। यहां पर P यानी मूलधन हमें निकालना है, R दर कितनी दे रखी, 9 का वर्ग कितना होता है 81 यानी 81 होता है 9 का वर्ग, और 100 का वर्ग कितना होता है 10,000, कितना होता भाई 10,000 होता। अब देखिए जीरो टर्मिनेट करिए, देखिए कैसे करेंगे, देखिए 81 एक कम 81, यहां पर मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूं, 81 एक कम 81, 81 दूनी 62, यानी देखो ये जो लाइन क्या शो करिए, नीचे वाला नंबर भाग में, तो इधर आके गुणा में आ जाएगा, तो आप 2 से गुणा करिए 10,000 को, जवाब निकल कर आएगा 20,000। तो आपके पास आंसर आ गया भाई 20,000, ठीक है। 20,000 किस ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो मूलधन क्या है भाई 20,000 है। तो इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में ना आया तो कमेंट करिए, बिल्कुल मैं आपको रेस्पॉन्स करूंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। धोलावीरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धोलावीरा प्रसिद्ध स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, सभी बच्चे बताएंगे, लूणी, रावी, गग्गर या सिंधु, कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से एक बार कमेंट कर दें इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। देखिए दोस्तों, धोलावीरा की बात करें तो ये आप ध्यान रखेंगे लूणी नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों, लूनी नदी के वहां स्थित है। अब ये लूनी नदी का उद्गम अगर आप देखें तो अजमेर के नाग पहाड़ से होता है दोस्तों, इसका उद्गम ध्यान रखें, अजमेर राजस्थान में है, अजमेर के नाग पहाड़ से होता है, ठीक है। अजमेर के नाग पहाड़ से उद्गम होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो आपके ये धोलावीरा स्थल है ना दोस्तों, ये जो धोलावीरा स्थल, इसकी खोज किसने करी, तो इसकी खोज करी आप ध्यान रखेंगे RS विष्ट ने। किसने करी है, RS विष्ट ने इसकी खोज करी है, खोज करता है भाई, इसकी खोज करी है RS विष्ट ने, इसकी खोज करी है। और जो ये धोलावीरा जो स्थल है ना, ये वर्तमान में गुजरात में है भाई, कहां ध्यान रखेंगे, गुजरात में है भाई, ठीक है, गुजरात में है, ठीक है। तो भाई रावी नदी के किनारे कौन सा स्थल है भाई, हड़प्पा स्थल है, ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, हड़प्पा स्थल, यानी जो आगे चल के हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, हड़प्पा स्थल है दोस्तों, रावी नदी के किनारे, ठीक है। वर्तमान में इसकी स्थिति पाकिस्तान में है भाई, पाकिस्तान में है भाई इसकी, ठीक है। यहां पर स्पेस कम है तो मैं आपको ओरल बोल के सुना देता हूं दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब बचा हुआ है दोस्तों आपके ये डी, सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थल है प्रसिद्ध, मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इसकी खोजकर्ता कौन है, राखलदास बनर्जी, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट स्थल है जिनके किनारे, नदियों के किनारे ये स्थित है, तो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन 15 देखिए, सातवाहन वंश की भाषा कौन सी थी, प्राकृत, फारसी, अवधी, संस्कृत, कमेंट करिए। सातवाहन वंश की भाषा कौन सी थी भाई, सातवाहन वंश की भाषा थी प्राकृत भाषा थी, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन कौन सा भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 16 है, अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जल्दी से जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट्स, कमेंट करिए। 14 जनवरी को, 15 जनवरी को, 16 जनवरी को या 17 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस कब मनाया जाता है, क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को दोस्तों, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहां पर भी सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार इस क्लास को करेंगे लाइक और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करेंगे इस क्लास को, ठीक है। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी आपके लिए क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद, बंबई, कलकत्ता या सूरत, किस अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था? कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। जल्दी से बताएं। तो भाई गांधी जी ने भाग लिया था 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1901 में हुआ था ये कलकत्ता का अधिवेशन, 1901 में हुआ था ये कलकत्ता का अधिवेशन दोस्तों, ठीक है। वहां पर दोस्तों गांधी जी ने भाग लिया था। वहां के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष, अगर बात कर ली जाए दोस्तों अध्यक्ष की, तो आप अध्यक्ष ध्यान रखेंगे तो यहां पर अध्यक्ष हुआ करते दोस्तों दिनशा वचा। कौन थे? दिनशा वचा, दिनशा वचा, ठीक है। तो ये वहां के अध्यक्ष थे जब गांधी जी ने 1901 कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में भाग लिया था। तो आपके लिए ऑप्शन सी जवाब सही जाएगा। अगला क्वेश्चन 18वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अकाल तख्त का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गुरु नानक देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, कमेंट करिए। अगर आप लोग गुरु गोविंद अर्जुन सिंह की बात करते हैं, गुरु अर्जुन देव की बात करते हैं, तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों आदि ग्रंथ की रचना करी, आदि ग्रंथ की रचना करी भाई इन्होंने ही। और क्या ध्यान रख सकते हैं गुरु अर्जुन देव के बारे में? तो इनको दोस्तों सच्चा बादशाह भी कहा जाता है, सच्चा बादशाह की उपाधि मिली हुई है, सच्चा बादशाह। और ये किसके समकालीन थे भाई? ये जहांगीर के समकालीन थे, जहांगीर ने इनकी हत्या करी थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप अर्जुन देव के बारे में ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और दोस्तों गोविंद सिंह की बात कर लें तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी 1699 ईस्वी में। खालसा पंथ, खालसा पंथ की इन्होंने ही स्थापना करी थी 1699 ईस्वी में दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपके इस प्रश्न का जवाब अकाल तख्त का निर्माण करवाया भाई हरगोविंद सिंह ने दोस्तों। किसने करवाया? गुरु हरगोविंद सिंह ने करवाया दोस्तों। इन्होंने दोस्तों सिखों को योद्धा का रूप प्रदान किया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन से गुरु थे जिसने सिखों को योद्धा का रूप प्रदान किया था? तो वो थे गुरु हरगोविंद सिंह दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अर्जुन देव दोस्तों सिखों के 5वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह 10वें, 9वें टेक बहादुर नानक देव प्रथम गुरु थे, है ना, सिखों के। हरगोविंद दोस्तों आपके 6ठे गुरु थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन 19 देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। इजारेदारी प्रथा का जनक किसे कहा जाता? सुजाउद्दीन, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां या सरफराज खान? कमेंट करिएगा दोस्तों सभी स्टूडेंट्स। इजारेदारी प्रथा का जनक कहा जाता है मुर्शिद कुली खां को, बंगाल का पहला नवाब था दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, औरंगजेब ने इसे बंगाल का दीवान बनाया था और सूबेदार फर्रुखशियाह ने बनवाया था दोस्तों बंगाल का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, 1765 में, 1766 में, 1785 में? तो बक्सर का युद्ध ध्यान रखेंगे 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। किस किस के बीच में? हेक्टर मुनरो वर्सेस मीर कासिम। अब मीर कासिम के साथ कौन कौन आया था भाई? एक तो आपके सिराजुद्दौला आया था मीर कासिम के साथ, है ना, पर हार गया था दोस्तों, है ना, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए को ही लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है दोस्तों। आप लोग यहां पर रेस्पॉन्स करें कि गुरुजी हमें इस क्वेश्चन से डाउट है, आप समझाइए, तो मैं आपका रेस्पॉन्स करूंगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये क्लास आपके सीपीओ 2023 की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर पद की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये क्लासेस डेली 8 PM पर चलेगी। रामबाण साबित होने वाली है आप लोगों के लिए। आप लोग जरूर वॉच करिएगा, आप भी देखिए और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर भी करिए दोस्तों, जितना हो सके उतना शेयर करिए। आज हमने सब इंस्पेक्टर पुलिस कांस्टेबल का दूसरा मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों क्लास को करेंगे सभी स्टूडेंट्स लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे क्लास कैसी लगी आपको दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड रहती है कि सर जी पीडीएफ कहां मिलेगी, सर जी पीडीएफ कहां मिलेगी। तो पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी इसकी क्लास की। बस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया आप लोगों के लिए। आप लोग जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, आप लोग ज्वाइन होइए और देखिए दोस्तों, ठीक है।
क्लास का टाइम सभी स्टूडेंट को पता है, वही 8 PM रहता है दोस्तों। कल मिलेंगे इसी टाइम पर दोस्तों। सभी बच्चे जुड़ा करें दोस्तों, ठीक है, रेस्पॉन्स किया करें। आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग रेस्पॉन्स किया करें हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में। कल मिलते हैं इसी टाइम पर, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।